आज हम लोग कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता ही होता है। उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए कुछ बच्चे टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, कुछ बच्चे रेफरेंस बुक को देखते हैं, लेकिन वहाँ भी उनको प्रॉपर आंसर नहीं मिलता। ये भी ऐसा टॉपिक है जिसमें से आप लोग ये कहेंगे कि सर इसमें कौन सी नई बात है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होने का चांस ही नहीं है। लेकिन देखो कैसे कन्फ्यूजन होता है और उसकी वजह से कैसे तुम गलती कर सकते हो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, यहाँ अभी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अच्छा, इसको समझने से पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग और तब थोड़ा मज़ा आएगा। ये मान लीजिए कि हाइपोथेटिकल रीजन है। हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी रीजन है। यहाँ पर हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेटअप कर रखा है। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेटअप कर रखा है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। मतलब ये सारे लाइंस पैरेलल हैं और दो सक्सेसिव लाइंस के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो इसको हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं बेसिकली। ठीक, एक्सपेरिमेंट हमारा ये है कि मैंने दो पेपर ले लिए और एक पेंसिल। एक पेपर ये है, एक पेपर मान लो यहाँ पर ये है। हमने क्या किया है कि एक मान लो 5 साल के बच्चे को पकड़ लिया, 5 साल के बच्चे को ये पेपर दे दिया, एक पेंसिल दे दिया, और इसमें हमने एक तुम्हारी तरह 20 साल के बच्चे को पकड़ लिया और पेंसिल दे दिया। मैंने कहा देखो ऐसा है कि 5 न्यूटन पर कूलम मैग्नीट्यूड का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे सेटअप करना है, उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करो। तो आपके पास तो भाई समय ही नहीं है, आप फट से अपना काम करके जाना चाहेंगे ताकि आप रील देख सके। तो यहाँ से देखिए आप 1 2 3 और ये 4 लाइन ड्रा कर दिए। अब आपका जो भाई है 5 साल का है, 6 साल का है, ऐसे मान के चलिए, छोटा है, उसको उतना अकल नहीं है जितना आपके पास है, उसको भी मैं यही काम कह रहा हूँ कि बेटा ऐसा लाइन बना देना है तुमको। वो क्या करेगा, उसको तो मज़ा आएगा भाई। वो कहेगा सर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन। आप सर कहो जितना उतना बना देंगे, हमको तो मज़ा आ रहा है। तो ये सही है कि तुम सही हो। अब सवाल ये है कि चूंकि लाइंस हमारे जो है इमेजिनरी होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं, तो तुम भी सही हो, तुम्हारा भाई भी सही है। ठीक, अब यहीं से देखिए कंफ्यूजन चालू हो जाता है। अब देखिए कैसे। अच्छा, अब एक और काम करो, एक और काम करो। अभी हम एक चीज और डिफाइन करेंगे यहाँ पे। ये मान लीजिए कि एक प्लेन सरफेस है जिसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इससे कुछ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास होकर जा रही हैं इसके परपेंडिकुलरली। तो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द सरफेस ऑफ 1 मीटर स्क्वायर विल बी कॉल्ड, है ना, इसको कहेंगे हम लाइंस डेंसिटी। लाइंस डेंसिटी। और आपने जो अभी तक पढ़ा है उसमें ये एज्यूम कर लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी बेसिकली उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर है ना। तो हमने क्या कहा, लाइंस डेंसिटी जो है, लाइंस डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर है। और इसी अजम्पशन पर बेस्ड है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। अब वो देखो कैसे होता है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि पहली बात तो ये हो गया कि यूनिट एरिया से परपेंडिकुलरली पास होकर जाने वाले जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे उनको हम उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी बोलेंगे।
और ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब दोनों बराबर हैं। इसी के बेसिस पर अब हम लोग देखिए डिस्कस करने जा रहे हैं। आप हमको ये बताइए कि हम लोग तो जानते हैं कि चलो मान लो ये हमारा कोई प्लेन सरफेस एरिया है ना, और ये ऐसे रीजन में रखा हुआ है जहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया हुआ है। तो भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम लोग ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। दो सक्सेसिव लाइंस के बीच में डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली ऐसा बनाया है। मैं इतना अच्छा कलाकार नहीं हूं कि मैं एकदम क्लियरली दो लाइंस के बीच में इक्वल डिस्टेंस ड्रॉ कर दूं, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, ठीक। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, अभी हमने एरिया वेक्टर डिस्कस किया और हमने कहा था कि अपने कंटेक्स्ट के अनुसार हम एरिया वेक्टर इधर या इधर ले सकते हैं। तो मैंने अभी क्या किया कि चलो भैया ऐसे एरिया वेक्टर ले लिया, ये एरिया वेक्टर ऐसे ले लिया, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और एरिया वेक्टर का बीच का एंगल थीटा है। तो आप में से सभी लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज बेसिकली ई ए कॉस थीटा, और इसी को हम लोग ई डॉट ए भी लिख देते हैं, है ना। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आप हमको ये बताइए कि ये आखिर क्यों आया, इसका क्या रोल है फ्लक्स डिफाइन करने में। और पहली बात तो फ्लक्स क्या है, देखो फ्लक्स बेसिकली हो गया नंबर ऑफ लाइंस, कौन से, फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, पासिंग थ्रू द surface on the basis of assumption that electric field intensity is equal to electric field line density। इसी assumption पर बेस्ड है ये। अगर ये assumption खत्म तो ये definition गड़बड़ हो गया, सब बेकार चला गया, है ना। तो assumption जो हमने कहा वो याद रखना है, उसके बेसिस पे बहुत जो ग्राफ वाले क्वेश्चन बनते हैं बहुत आराम से हो जाएंगे, वो हम कराएंगे आपको। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैं इसको भी समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करता हूँ ना। एक्सपेरिमेंट करके हम लोग फिजिक्स समझते हैं, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। साइंस है तो साइंस के कुछ रूल्स होते हैं पढ़ने के समझने के, उस रूल को फॉलो करते हैं हम लोग काम करते हैं। एक काम करो, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो और एक सरफेस बनाओ एकदम से कुछ इस टाइप का, जिसका एरिया वेक्टर भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू कुछ न कुछ आ गए। अब मैं फील्ड को छोड़ दे रहा हूँ और अपने प्लेन को ऐसे टर्न करता जा रहा हूँ। ऐसे जब टर्न करते करते मैं प्लेन को ऐसे बना दूंगा, ये समझिए ऐसे बना दूंगा मैं प्लेन को, आपका फील्ड लाइंस तो ऐसे ही है। अब कोई बता सकता है कि इसमें कितना जा रहा है लाइंस पास होकर के, कुछ भी नहीं। तो फ्लक्स कितना हो गया, 0। तो जो मैंने फार्मूला बनाया है उसमें ये बात रिफ्लेक्ट होना चाहिए। वो कैसे दिखे रिफ्लेक्ट हो गया, इधर आपका एरिया वेक्टर हो गया, अब इधर हो गया आपका ई, बीच का एंगल हो गया थीटा, और मैं जानता हूं कि कॉस 90 का वैल्यू ही 0 होता है ना, थीटा इक्वल्स टू 90 हो गया। देखिए तो यहां पर मेरा फ्लक्स हो गया 0। तो इस तरीके से थीटा मेरे को इस फार्मूले में काउंट होता है। दूसरी बात देखिए, हम लोग जानते हैं कि इसको तो आप नेगेटिव कर ही नहीं सकते क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। इसको भी आप नेगेटिव नहीं कर सकते क्योंकि ये एरिया है, और एरिया नेगेटिव कहेंगे तो मुझे ज़बरदस्ती आपको बगल में किसी डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। थीटा जो है, ये जो कॉस थीटा है, इसी की वैल्यू 0 पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। इसी के बेसिस पर इसका साइन आएगा। देखना जरा, जब थीटा की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके लेकिन 90 से कम तक होगा, तब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। उस केस में मेरा फाई पॉजिटिव होगा क्योंकि ये दोनों पहले से ही पॉजिटिव थे। दूसरी बात, जब थीटा की वैल्यू 90 है तो मैंने देखा फाई 0 हो गया। जब थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा अप टू 180 हो जाए, ये देखिए तो फाई कैसा हो गया, पॉजिटिव।
जब थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा और अप टू 180 हो जाए तो ये नेगेटिव हो गया है ना। तीसरी बात देखिए, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो कोई भी बच्चा अगर उससे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहेगा सर ये तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट तो हमेशा स्केलर होता है, वैसे भी हम कह सकते हैं। दूसरी बात वो ये भी कह सकता है कि सर फाई तो बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर तो भैया वेक्टर हो ही नहीं सकता। तो दोनों ही तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये तो स्केलर क्वांटिटी है। अब कोई कहेगा देखिए यूनिट बताइए इसका। यूनिट, जब भी यूनिट की बात होती है तो हमेशा एसआई यूनिट कहा जाता है ना, तो इसका हमको एसआई यूनिट निकालना है। समझो, अगर तुमको इसका यूनिट निकालना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसका यूनिट मल्टीप्लाइड बाय इसका यूनिट मल्टीप्लाइड बाय इसका यूनिट। ई और ए को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम पकड़ते हैं कॉस थीटा को। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा वगैरह वगैरह जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका कोई यूनिट नहीं हो सकता, क्योंकि वो दो नंबर के रेशियो है ना, दो डिस्टेंसेस के। तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर मुझे फाई का यूनिट निकालना है तो ई का यूनिट हो जाएगा, जो कि न्यूटन पर कूलम होता है, वो हम लोग जानते हैं। और एरिया का कोई भी बता सकता है कि मीटर स्क्वायर उसका एसआई यूनिट होता है, तो ये इसका यूनिट हो गया। बाकी डायमेंशन क्या होगा वो आप करके दिखाएंगे, तो आप अगर फिर भी कन्फ्यूजन होता है तो ऑब्वियसली हम बता ही देंगे, लेकिन आप कोशिश करेंगे कितना आता है वो हमको बताइएगा आप। तो फ्लक्स से रिलेटेड जो बेसिक अजम्पशन था, जिसके बेसिस पर हमारा पूरा फ्लक्स डिपेंड करता है, वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब दो बातें और हैं इसमें जो कई बार यूज होती है, हालांकि वो कॉमन सेंस से निकल जाता है। वो ये है कि जैसे मान लो कि मेरे पास ये कोई क्लोज सरफेस है, इसके बाहर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा ये सरफेस है, तो इसका फ्लक्स कितना होगा, मैं कहूँगा 0। कैसे, देखिए कैसे। यहां से एक लाइन यहां गया, एंटर किया, वही लाइन निकल गया, तो नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग और नंबर ऑफ लाइंस कमिंग आउट दोनों बराबर हो गए। देखिए जितने भी लाइंस यहां लेंगे कुछ ऐसे ही होगा ना, जो भी लाइन लोगे एक जगह से एंटर करेगा, एक जगह से बाहर निकल जाएगा, तो इसमें नेट जो फ्लक्स हो गया वो 0 हो गया। क्योंकि अगर मैं यहाँ की बात करूँगा तो इस रीजन में फ्लक्स होगा नेगेटिव और इस रीजन में फ्लक्स होगा पॉजिटिव। पूछो कैसे, भैया सरफेस तो क्लोज है तुम्हारा, जब सरफेस क्लोज है तो तुम यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर ही ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर ही ड्रॉ कर सकते हो। इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो इधर हो गया, एरिया वेक्टर इधर हो गया, तो यहाँ पे बीच का एंगल मतलब 90 से तो ज़्यादा ही है, और यहाँ पे बीच का एंगल 90 से कम है, तो यहाँ पे फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा, वो सब कट कुटा करके 0 हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी यूनिफॉर्म फील्ड को अगर हम ले लेते हैं तो यूनिफॉर्म फील्ड में कोई सा भी क्लोज सरफेस आप रखोगे तो इससे पास होकर जाने वाला नेट फ्लक्स भी 0 होगा, है ना। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूं, आप इसको लिख लीजिए।